दरों में बढ़ोतरी के संकेत से डॉलर 3 हफ्तों की ऊंचाई पर। जेनेट येलेन ने कहा, दरों में बढ़ोतरी करने का सही वक्त अभी, अगली बैठक में दरें बढ़ने की संभावना। अमेरिकी बाजारों में आधे % की बढ़त, S&P रिकॉर्ड स्तर पर कायम। एशियाई बाजारों की भी तेजी के साथ शुरुआत, SGX निफ्टी में 0.25% का इजाफा। खराब नतीजों के चलते टाटा मोटर्स का घटा विदेशी निवेशकों का भरोसा। CLSA ने रेटिंग बाय से घटाकर सेल की, लक्ष्य 38% घटाया। ADR में दिखा कल 11% का दबाव। यूपी में दूसरे चरण में 11 जिलों की 67 सीटों पर मतदान शुरू। उत्तराखंड में भी 70 विधानसभा सीटों के लिए 59 सीटों पर वोटिंग। आज अंतरिक्ष में भारत की सबसे ऊंची उड़ान, एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च कर इसरो बनाएगा नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। और इस साल मॉनसून कमजोर रहने के आसार, ऑस्ट्रेलिया के मौसम विभाग के मुताबिक अल नीनो हो सकता है हावी, कुछ महीनों में मिलेंगे साफ संकेत। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सागर। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे दो खास मेहमान। यहाँ PowerMyWealth.com के फाउंडर और CEO संदीप वागले साहब जो स्टूडियो में हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। आपका स्वागत है। और मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलिगा भी कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं स्टूडियो में। लेकिन देखिए, दुनिया भर के बाजारों से किस तरह के संकेत है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए कि फेड चेयरमैन जेनेट येलेन ने क्या कहा है। यूएस में ब्याज दरें अगली बैठक में बढ़ जाएंगी, ये संकेत मिल रहे हैं। सुनिए और उसके बाद बताते हैं इसका क्या मायने है। Waiting too long to remove accommodation would be unwise, potentially requiring the FOMC to eventually raise rates rapidly, which could risk disrupting financial markets and pushing the economy into recession. तो साफ तौर पर जेनेट येलेन फेड चेयरमैन कहती हुई कि अगली बैठक में ब्याज दरें शायद बढ़ सकती हैं, मार्च में होने वाली है, अगली बैठक दूर नहीं है। और इसके चलते देखिए, डॉलर इंडेक्स 3 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंच गया अब। तो इसकी एक्सपेक्टेशन थी नहीं। और आपको याद होगा कल हम शाम को इसी पर चर्चा कर रहे थे कि क्या येलेन के बयानों पर मार्केट रिएक्ट करेगा या फिर ट्रंप की पॉलिसीज पर। आज तो फिलहाल हमने देखा इंस्टेंट रिएक्शन इस बयान के बाद ही आया है, और वो जो एंटिसिपेशन था कि शायद कुछ टाइम लगेगा दरें बढ़ने में, वो अब अप फ्रंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी का पूरा असर हमने देखा है अमेरिकी बाजारों में। ऑफकोर्स हाइस पर S&P स्पेशली ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। ऑफकोर्स वहां पर हमने देखा है एप्पल है, बैंक्स जैसे स्टॉक्स है जहां पर एक्शन देखने को मिला है, लेकिन ये ड्राइव करेगा पूरी ग्लोबल स्टोरी को। और ऑफकोर्स हेमंत, इस लिहाज से भी देखना चाहिए अगर वहां पर दरें बढ़ रही हैं, FIIs का रुख कितना बदलता है इमर्जिंग मार्केट्स खासकर भारत। बिल्कुल, देखिए वहां पर अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो बाजार मानकर चलता है कि यूएस की जो सेहत है वो सुधर रही है, और वो सेहत अगर सुधरने की बात होती है तो फिर डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है, और डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है तो हमारे लिए चिंता की बात है इमर्जिंग मार्केट्स के लिए और भारत के लिए। और इसीलिए आप देखिए, ये एक अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन इसको छोड़ दें तो आप देखेंगे दुनिया भर के बाजार इसीलिए खुश हैं क्योंकि यूएस में तेजी देखने को मिल रही है, नए रिकॉर्ड्स वहां पर हासिल हुए हैं, और एशियाई बाजार भी मजबूत संकेत दे रहे हैं। आज के दिन देखिए, जापान का बाजार मजबूत है, हांगकांग के बाजार तो जबरदस्त हैं। तो आज डॉलर इंडेक्स से ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है कि एशियाई बाजारों की जो प्रदर्शन है वो भारतीय बाजारों को ड्राइव करेगा। इसलिए आप देखिए SGX निफ्टी अच्छे संकेत दे रहा है। बस देखने वाली बात हर्षदा यही है कि 88, 25, 26 के आसपास जाकर बाजार अटक जाते हैं, और आज तो FIIs और DIs से भी कोई संकेत नहीं है। अर्निंग सीजन खत्म हो गया, कोई नए संकेत यहां पर आगे है नहीं। FIIs ने देखिए 6.5 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है, और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 3.5 करोड़ रुपए की बिकवाली। लगता है इनको भी अभी ट्रिगर्स का तलाश है। जी हाँ, और खास जो आप कह रहे हैं कि बाजार लगातार अटकता है, कल भी हमने देखा था 8,817 का हाई था, उसके पार हम नहीं निकल पाए। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या जो SGX निफ्टी के लेवल्स अब देखने को मिल रहे हैं वहां तक पहुंचेगा, उसके पार निकल पाएगा या नहीं। हमारे साथ हमारे जानकार है, तो उनसे पहले एक चेक ले लेते हैं, उसके बाद वो पूरा FNO का ब्रेकडाउन आपके सामने लेकर आएंगे। जो हेमंत भी कह रहे हैं कि कैश मार्केट में स्थिति एकदम ठंडी है FIIs डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की ओर से, लेकिन वायदे बाजार का एक्शन जारी है। लेकिन पहले निफ्टी पर एक कॉल ले लेते हैं। वागले साहब हमारे साथ है। वागले जी, गुड मॉर्निंग। पिछले कुछ दिनों से हम कह रहे हैं कि बाजार में पूरा मूड तो तेजी का है लेकिन अटक रहा है।
आज आपको क्या लग रहा है, क्या वो 88.35 या फिर 88.20 की जो हम कल भी बात कर रहे थे उसके पार निकल पाएंगे? गुड मॉर्निंग हर्षदा, गुड मॉर्निंग हेमंत। कल SGX 24 पॉइंट डाउन 1 पॉइंट पे मैंने देखा था और अभी कुछ 11-12 पॉइंट ऊपर है, मतलब कहीं ना कहीं नीचे में बाइंग आ रही है। लेकिन जैसे आप हर्षदा कह रही है 88.30 एक लेवल है, वो इतना इजी नहीं है क्रॉस करने को, तो मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कह नहीं सकता कि आज के आज ब्रेक होगा, शायद 1-2 दिन लगेंगे, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है। तो मैं बाइंग व्यू कंटिन्यू करके चलूंगा। 87.50 के स्टॉप लॉस से ये सेफ स्टॉप लॉस प्रूव हो रहा है कुछ दिनों से, और 88.70 मुझे लगता है आज कल परसों में आना चाहिए। बैंक निफ्टी की इनफैक्ट मेरे लेवल्स चेंज ही नहीं हुए, वही रेंज है 20,150 20,500। बिल्कुल, चलिए तो तेजी का ही ध्यान रखिए। बाजार में 2-3 तरह के लोग होते हैं। देखिए, एक तो ऑप्टिमिस्टिक का, जो मानते हैं कि बार बार स्तर को छू रहा है बाजार तो आगे चलकर तोड़ेगा, उसके ऊपर जाएगा, और कुछ लोग कि 8800 के नीचे जाकर समाप्ति दी है तो दिक्कत की बात है। लेकिन अब तक तो बाजार ने तेजी करने वालों को रिवॉर्ड किया है। और हर्षदा, मैं लोगों से बात कर रहा था तो कह रहे थे देखिए FIs की तरफ से कुछ दिन थोड़े ठंडे आंकड़ों की उम्मीद इसलिए भी करनी चाहिए। एंटीक और कोटक जैसे बड़े फंड्स की जो बैठक है वो भारत में देखिए इस हफ्ते चल रही है। एडलवाइस की पिछले हफ्ते खत्म हुई, अगले हफ्ते IIFL की होने वाली है। तो सारे जो बड़े फंड मैनेजर्स हैं वो तो दरअसल बंबई में ही है, तो आपको अपेक्षा थोड़ी फ्लोज के लिहाज से कम करनी चाहिए। और वैसे भी अर्निंग सीजन खत्म होने के बाद अब नए ट्रिगर्स के ऊपर भारतीय बाजार रिएक्ट करेंगे। हाँ, और वो नए ट्रिगर्स ऑफ कोर्स अब यूपी के इलेक्शंस और ग्लोबल फैक्टर्स हैं, जैसे हम येलन की बात कर रहे थे। लेकिन जो आपने मेंशन किया कि कैश मार्केट में थोड़ा सा मूड ठंडा है, वायदे बाजार की पोजीशंस कुछ इंटरेस्टिंग दिखाई दे रही है। हेमंत, मैं देख रही थी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की ओर से ज्यादा हरकत ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन FIs ने करीब 800 करोड़ की खरीदारी की है। और अगर आप वो ब्रेकडाउन देखें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में कल से ही मैं नोटिस करी वो रुझान जो है तेजी की पोजीशंस आने का धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। 1321 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े हमने देखे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में अब कुछ मुनाफा वसूली हुई है 690 करोड़ की, और जो हमने देखा भी है पिछले कुछ दिनों में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी मिड कैप शेयर बेच रहे हैं। कुछ लिक्विडेशन शायद FIs की ओर से भी आता हुआ दिखाई दिया है। तो ये फिलहाल सेटअप है। और ऑफ कोर्स पुट और कॉल की स्थिति देखें तो 8800 के पुट में एक्शन बढ़ता दिखाई दे रहा है, प्रीमियम लेकिन घट रहा है। 8900 में भी हरकत है, लेकिन वहां पर कुछ राइटिंग के संकेत देखने को मिले थे। तो इन लेवल्स पर थोड़ा सा फटीग है, जो बागले साहब ने भी चार्ट पर देखा है। बिल्कुल, फटीग तो दिख रहा है। एक सीमित दायरे में बाजार अटका हुआ है। ब्रेक अप होगा या ब्रेक डाउन होगा, ये है बड़ा सवाल, जिसका जवाब हम अमरीश बलिगा जी से भी लेंगे, जो हमारे साथ अब जुड़ने वाले हैं, माइक अप हो रहे हैं, स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। लेकिन एक बात तो साफ है हर्षदा, जितने भी बड़े फंड मैनेजर्स भारत में आए हुए हैं, जो इन कॉन्फ्रेंसेस में भाग ले रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी से जुड़े हुए शेयरों के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए, ग्लोबली लिंक्ड शेयरों से दूर रहें। और हमने देखा कल JLR के खराब प्रदर्शन के बाद टाटा मोटर्स का क्या हाल हुआ। तो घरेलू स्टोरीज अच्छी हैं और काफी सारे ऐसे ही घरेलू स्टोरीज वाले स्टॉक्स हैं जो वागले साहब के लिस्ट में आज शामिल है। सर बताइए, आपके 2 टॉप पिक क्या होंगे? हेमंत, मैं भारती के साथ जाऊंगा। कल जिस तरह से ब्रेकआउट आया और आइडिया भी इतना नहीं चला, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव था, लेकिन भारती का पैटर्न बहुत ही अच्छा है और संकेत यह है कि अगले कुछ दिनों में अच्छी खासी मूव आनी चाहिए। क्लियर प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट जिसको हम कहते हैं, 361 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 385। ओके। और मैं एक सेल के साथ जाना चाहूंगा, जो कल हमने टाटा मोटर्स की मैंने आफ्टरनून में बात की थी अराउंड 3 o'clock, और हीरो मोटो भी मुझे वीक लग रहा है। तो सुबह भी इनफैक्ट कमजोर था। बिल्कुल, तो मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी डाउन मूव, करेक्टिव मूव कंटिन्यू होगी। अगर मार्केट्स ऊपर जाते हैं तो ये स्टॉक मुझे लगता है बेचना चाहिए। 3198 के स्टॉप लॉस से बेचे फॉर अ टारगेट ऑफ 3085। ओके, तो ऑटो में ऑफकोर्स हीरो मोटो में दबाव 3085 के टारगेट के लिए मंदी करें, और भारती में एक मौका है खरीदारी का। ये फिलहाल 2 पिक्स है। संदीप ने कुछ और काउंटर्स आइडेंटिफाई किए हैं, लेकिन पहले एक फंडामेंटल व्यू भी ले लेते हैं। अमरीश बलिगा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरीश, क्या लग रहा है आपको, कैसे ब्रेकआउट होगा? क्या ट्रिगर पर मार्केट अब रिएक्ट करेगा? ब्रेकआउट तो मुझे लगता नहीं है, शायद कंसोलिडेट करे फॉर अ फ्यू डेज, और आई थिंक द नेक्स्ट बिग ट्रिगर वुड बी इलेक्शन रिजल्ट्स, जो मार्च 11 को है। और जिस हिसाब से अभी चल रहा है, आई डोंट थिंक देयर बी टू मेनी पॉजिटिव ट्रिगर्स बिकॉज ऑफ इलेक्शन रिजल्ट। और उसके बाद क्लियरली आई थिंक द नेक्स्ट थिंग वुड बी मानसून्स। मानसून के जो फोरकास्ट है, दैट शुड स्टार्ट बाय अराउंड मार्च एंड। आज जो हेडलाइन है वो यही है कि शायद ठंडा हो सकता है मानसून। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ऑस्ट्रेलिया की एक एजेंसी ने
अपने फोरकास्ट जारी करें और वो कह रहे हैं कि एल नीनो के चलते भारत को फिर से दिक्कत हो सकती है। हालांकि स्काईमेट और मेट के हम लोग देखते हैं वो अप्रैल में आएंगे। स्काईमेट का अप्रैल में भी आया हुआ है। आई थिंक दे इशूड टुवर्ड्स द एंड ऑफ जनवरी, जहां भी उन्होंने बताया कि इट इज एल नीनो इफेक्ट एंड नॉट ला नीना। तो उसके कारण मुझे लगता है कि प्रेशर रहेगा मार्केट पे। यहाँ से अपसाइड तो मुझे मुश्किल लग रहा है, एंड पॉसिबली इन केस द इलेक्शन रिजल्ट्स आर नेगेटिव फॉर द रूलिंग पार्टी, तो मुझे लगता है कि वी कुड सी लेवल्स क्लोजर टू अबाउट 8400। तो मैं बोलूंगा कि जो लास्ट आई थिंक 3-4 वीक्स में जो हम लोग ने रैली देखा है, आई थिंक शुड बी यूटिलाइज टू बुक आउट टू सर्टन एक्सटेंट। मैं तो करीब 25% कैश पे बैठा हुआ अभी। आई वॉज फुल्ली इन्वेस्टेड पोस्ट डिमोनेटाइजेशन, पर बजट के बाद आई स्टार्टेड बुकिंग आउट एंड क्लोज टू अबाउट 25% इन कैश। और जो इस समय बाजार में देखा जा रहा है, आप फिर कहना चाहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, क्योंकि देखिए सेंसेक्स और निफ्टी तो अटका हुआ है, शेयरों में थोड़ा एब्सोल्युटली डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, स्पेशली इफ यू सी द सॉर्ट ऑफ मूवमेंट इन द स्मॉल कैप एंड द मिड कैप्स। जिस हिसाब का मूवमेंट हो रहा है, इट इज क्लियरली स्टेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक बात है। तो मुझे लगता है कि आई मीन पीपल शुड यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी एंड बुक आउट टू सर्टेन एक्सटेंट। ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि यू शुड बुक आउट कंप्लीटली, बट एटलीस्ट अबाउट 20-25% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी बुक्ड आउट। चलिए अमरीश ये हिदायत दे रहे हैं कि थोड़ी सी मुनाफा वसूली कर लीजिए, वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि इफ एट ऑल स्थिति बिगड़ती है तो बाजार 8400 की तरफ भी फिसल सकता है। लेकिन ट्रेडर्स के लिए निफ्टी की कौन से लेवल्स अहम है, देख लेते हैं जानकारों की ओर से क्या सलाह आई है निफ्टी पर। मनीष शर्मा सबसे पहले कह रहे हैं बिकवाली करके चले, 8800 के लेवल पर आप बिकवाली करेंगे, टारगेट 8700 का रहेगा, स्टॉप लॉस 8850। ओहो, 100 पॉइंट नीचे निफ्टी निकलने की बात कह रहे हैं। AK प्रभाकर IDBI कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च ये कह रहे हैं खरीदारी करनी चाहिए, और इनको देखिए यहाँ से ऊपर दिखता है बाजार 100 पॉइंट ऊपर की बात कर रहे हैं, 8900 तक जा सकता है निफ्टी, 8740 का स्टॉप लॉस रखिए। वहीं जय ठक्कर की भी राय आपकी स्क्रीन पर आती हुई, और ये तेजी में इनका भी टारगेट 8900 का ही है, स्टॉप लॉस 8700 का। और अगले एक्सपर्ट मुदित गोयल, और ये कह रहे हैं कि आपको खरीदारी करनी चाहिए, 8860 तक जा सकता है, तो ये भी तेजी में 8760 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस बनाने की राय। और हर्षद स्वाति होतकर भी कह रही हैं कि बिकवाली करनी चाहिए, 8720 तक के टारगेट की बात कर रहे हैं। तो राय देखिए मिली जुली है, 2 कह रहे हैं कि बेचिए, 3 कह रहे हैं कि आपको खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन कंसेंसस के साथ जाएं तो 3 एक्सपर्ट वहां बुलिश हैं और चौथे एक्सपर्ट हमारे वागले साहब बुलिश हैं, और 2 एक्सपर्ट देखिए अभी हमने आपको बताया बेरिश होने की बात कह रहे हैं, और अमरीश बलिगा भी कॉशियस हैं। तो राय बटी हुई है साफ तौर पर, पूरी तरह से बटी हुई है, और वो स्क्रीन पर भी हर रोज झलक रहा है। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आज कौन से शेयर रेडार पर रहेंगे, और स्पेशली टाटा मोटर्स के दर्दनाक नतीजों के बाद कॉन्फ्रेंस कॉल में कई ऐसी चीजें निकलकर आई हैं जिस पर आज बाजार रिएक्ट जरूर करेगा, इसी पर डिटेल में हम चर्चा करेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन, और देखिए कल टाटा मोटर्स के नतीजे आए बाजार के दौरान, और किस कदर टाटा मोटर्स का शेयर फिसला। जी हाँ, टाटा मोटर्स का DVR 9%, टाटा मोटर्स का जो स्टॉक है वो 7.5% लुढ़का, और देखिए यूएस में ADR की भी जोरदार पिटाई हुई, 11% फिसल गया एक ही शाम में। देखिए ये ADR, तो टाटा मोटर्स के कमजोर नतीजों के बाद शेयर धारकों का भरोसा साफ तौर पर देखिए डगमगाया है। कल नतीजों के बाद मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस कॉल भी हुई, जहां पर बिग बुल राकेश झुनझुनवाला जो बड़ी हिस्सेदारी टाटा मोटर्स में रखते हैं, उन्होंने कंपनी की हेजिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर सवाल उठाए हैं। आइए पहले सुनते हैं उन्होंने क्या क्या बात कही वहां के CFO से, और उसके बाद हम आपको बताएंगे इस शेयर को आपको आज किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। First of all, your realization of the earned amount is at a lower value of the pound as compared to the previous year. That's correct. Second is your amount of pound hedged at the rate around 120, above 140 or above 130. Yeah. Would be also lower. So every quarter, sir, you realize hedges should go down, no? You realize hedges losses. Yeah, maybe what I'd say is, in principle, I think what you're describing is correct, but maybe the difference is, just to provide a little bit more texture, we're hedging, our hedge program doesn't just hedge 1 year out. We hedge
1 year out it's up to 80%, 2 years out it's up to 60%, 3 years out it's up to 45%, 4 years out it's up to 25%, and maybe even a little bit 50%. So whatever you had for the quarter January to March 2017, some part of it is hedged after June 2016, no? When the pound collapsed. Let's take the quarter that we're in right now. Only a small part of that, a very small part, would have been hedged since June of last year. Not since June, I think post-June. Yes, that's what I meant. Yes, that's what I meant. Post-June. Only a small part of the quarter that we're in now. तो राकेश झुनझुनवाला ने जो मुद्दा उठाया है, उनकी चिंता यही है कि हेजिंग लॉस भारी भरकम है और ये सिलसिला जल्द ही निपटने वाला नहीं है और लगातार ये हेजिंग पॉलिसी और हेजिंग लॉसेस परसिस्ट करेंगे। अल्टमाउंट कैपिटल के प्रकाश दीवान हमारे साथ है, अमरीश बलिगा की भी राय लेंगे और वागले साहब की भी। स्टॉक टूटा था नतीजे आने के साथ ही, लेकिन प्रकाश इस कॉन्फ्रेंस कॉल में ये जो मुद्दे उठे हैं कि हेजिंग लॉसेस परसिस्ट करेंगे, आगे बरकरार रहेंगे क्योंकि कंपनी की पॉलिसी ही ऐसी है, ये कितनी चिंताजनक स्थिति हो सकती है आगे? अच्छा देखिए, जो कॉन्फ्रेंस कॉल से समझ आई कि हेजिंग फॉरेक्स का जो हेजिंग लॉस है उसकी मात्रा क्या है वो अभी भी अनुमान नहीं लग रहा है। कंपनी ने कोई इस टाइप का खुलासा या आंकड़े तो बहुत क्लियरली दिए नहीं है। और हमको जो समझ आया है कॉल के बाद कि मार्जिन उन्होंने जो सेल्स ग्रोथ की, जो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूव करने की कोशिश की, उसका सारा नेगेटिव इम्पैक्ट, उसका सारा जो पॉजिटिविटी थी वो इस वजह से फॉरेक्स लॉस की वजह से चली जाएगी। अब ये भी है कि अगले क्वार्टर में भी ये चीज जारी रहेगी, कितनी भारी पड़ेगी ये किसी को आइडिया नहीं है। इसलिए मेरे हिसाब से स्टॉक पे जो ओवरहैंग जिसको कहते हैं वो काफी बना रहेगा, चाहे परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत इंप्रूव भी होती हुई दिखे। कहीं इसमें प्रॉफिटेबिलिटी में कोई मुझे नहीं लगता इम्प्रूवमेंट आएगा या मार्जिन में कोई इम्प्रूवमेंट आएगा। अच्छा, तो फिर ये बताइए प्रकाश, क्योंकि कल करीब करीब 9% डीवीआर घटा, 7.5% शेयर घटा और एडीआर 11% के आसपास घटा है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ये शेयर खरीदना है तो कितने गिरने पर खरीदना चाहिए, कौन सा स्तर अच्छा होगा बाइंग के लिए? तो जब रिजल्ट्स कल आए थे और मैं शो पे था अर्शदा और प्रदीप जी के साथ, तो हमने यही जिक्र कर रहा था कि जो एक चीज इसमें हुई है, जो स्टैंड अलोन बिजनेस है उसको अगर आप देखें तो उसमें पैसेंजर कार्स का, पैसेंजर व्हीकल्स का कंट्रीब्यूशन पिछले 5 साल में सबसे हाईएस्ट रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन ये दिस टेल्स यू कि अगर कमर्शियल व्हीकल भी चलने लगेंगे तब जाके स्टैंड अलोन बिजनेस जो है वो इम्प्रूव होगा। और जेएलआर का इम्प्रूवमेंट होगा नहीं होगा ये अनुमान लगाना अभी तो मुश्किल है, बट फॉर अ रिटेल शेयर होल्डर इन्वेस्टर 420, 415, 425 की जो जोन है, मेरे हिसाब से अगर वो आता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। आपको सिटी जैसे कुछ ब्रोकरेजेस हैं जो 900 रुपए भी टारगेट इसमें दे रहे हैं, बट आई वुड बिलीव कि इसको नीचे के लेवल्स पे ही लिया जाए और तब माहौल का आंकलन करके कि ओवरऑल अपटिक कमर्शियल व्हीकल साइड में कितना है, इम्प्रूवमेंट जेएलआर के सेल्स में कितना हो सकता है, उसके बाद ये देखा जाए। बिल्कुल, शुक्रिया प्रकाश आपका इस एनालिसिस के लिए। तो 420-25 के आसपास ये शेयर अट्रैक्टिव हो जाएगा। और आज सीएलएसए की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, 650 था उनका पहला टारगेट देखिए, और अब सीधे उन्होंने 405 का टारगेट कर दिया है। क्या है वो रिपोर्ट और कौन से ब्रोकरेज हाउसेज ने अपना लक्ष्य घटाया है और कौन से ब्रोकरेज हाउसेज को अब भी ये शेयर पसंद है, इस सब पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। अमरीश बलिगा जी की भी राय जानेंगे टाटा मोटर्स पर और चार्ट्स पर। कल की गिरावट के बाद संदीप वागले जी को अगला स्तर क्या नजर आ रहा है, इस सब पर बात होगी। आज एक शेयर जो रेडार पर रहेगा वो है टाटा मोटर्स। दरअसल कल नतीजे आए, स्टॉक में तगड़ी मार पड़ी, 11% टूटा था एडीआर। स्टॉक में भी काफी धुलाई होती हुई दिखाई दी और ब्रोकरेज की ओर से भी अब जो मूड है वो नेगेटिव ही होता दिखाई दे रहा है। हमने वो मुद्दा उठाया था ब्रेक से पहले कि हेजिंग की चिंता है, फॉरेक्स लॉसेज आगे बरकरार रहेंगे और मैनेजमेंट कमेंट्री भी इतनी कुछ पॉजिटिव नहीं है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि जेएलआर जो कोर ड्राइवर रहा है बिजनेस का अब तक, जैगवार और लैंड रोवर, उसके मार्जिन करीब 12 से 14% पे रह सकते हैं। इस तिमाही में हमने देखा था वो 9% पर आए और उसी का तगड़ा झटका लगा। पहले सुन लेते हैं कि ब्रोकरेजेस कितने नेगेटिव होते दिखाई दे रहे हैं टाटा मोटर्स के परफॉर्मेंस के बाद।
वरुण हमारे साथ है। वरुण बताइए क्या कह रहे हैं एफआईआई ब्रोकरेज हाउसेस? देखिए, ब्रोकरेज हाउस इस कंपनी के जो नतीजे है उसको लेके काफी निराश है और सबसे पहले तो यहाँ दिग्गज ब्रोकिंग हाउस सीएलएसए ने टाटा मोटर्स को डाउनग्रेड किया है और बिकवाली की सलाह इन्होंने इस काउंटर पे दी है और जो अपना टारगेट प्राइस है वो 650 से काट के 405 कर दिया, यानी करीब 150 रुपए से अपना प्राइस टारगेट इन्होंने काट दिया। इनका कहना है कि मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो काफी वीक है, खासकर मार्जिन को लेके, और इसके लिए डाउनग्रेड कर रहे हैं। और FY18 और FY19 का जो ईपीएस है उसे इन्होंने 25 से 31% से काटा है, तो तगड़े डाउनग्रेड किए हैं सीएलएसए ने। वही क्रेडिट स्विस ने मेंटेन किया है अपना आउट परफॉर्मेंस का रेटिंग, लेकिन जो प्राइस टारगेट है उसे काटा है 680 से काट के 630 कर दिया है। यूबीएस ने भी FY17 FY18 के जो ईपीएस अनुमान है उसे घटाया है टाटा मोटर्स पे। मैक्वेरी ने आउट परफॉर्मर की रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन अपना जो लक्ष्य है वो 630 से घटा के 575 रुपए का कर दिया है। वहीं सिटी ने भी अपना जो लक्ष्य है, निवेश की सलाह तो दी है, लक्ष्य 660 रुपए का दिया है। और सबसे आखिरी में डॉयचे बैंक ने दरअसल निवेश की सलाह यहाँ दी है, लेकिन अपना जो प्राइस टारगेट है उसे 575 से काट के 535 रुपए का कर दिया, यानी कि टाटा मोटर्स पे ज्यादातर ब्रोकरेज जो है वो अब बेरिश साउंड कर रहे हैं और खासकर इन्होंने अपना जो प्राइस टारगेट है उसे काफी हद तक घटा दिया है। तो डॉयचे बैंक, क्रेडिट स्विस, मैक्वायरी, सीएलएसए सब ने देखिए लक्ष्य जो है वो घटा दिया है। शुक्रिया वरुण आपका इस जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद अमरीश बलिगा जी और संदीप पागले जी की भी राय लेंगे टाटा मोटर्स पर। नितिन मुरारका जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरह की पोजीशन टाटा मोटर्स में बनी है और बाजार पर उनका क्या व्यू निकल कर आ रहा है। तो एक्शन भरपूर रहने वाला है, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। और आगे चलकर ये भी बात होगी कि सन फार्मा के कमजोर ठंडे नतीजों के बाद इस शेयर को किस तरह से अप्रोच किया जाए। आप देखते रहिए हमें। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और आज फोकस कौन से स्टॉक्स पर रहेगा इस पर चर्चा हो रही है। सबसे पहले टाटा मोटर्स ही रेडार पर है, क्योंकि कल नतीजा है, बाजार बंद होते होते रिएक्शन जरूर देखने को मिला, लेकिन एफआई ब्रोकरेजेस काफी नेगेटिव हो चुके हैं। तो अगर आप रिटेल निवेशक हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, क्या आउटलुक है इस कंपनी पर, यह समझना काफी अहम है। अमरीश बलिगा बताइए क्या सलाह होगी, क्योंकि ये ऐसी कंपनी है जिस पर कई लोग काफी समय से बुलिश रहे हैं। ये एक तिमाही का झटका है या फिर आपको लग रहा है थोड़ा सा पेन सहना पड़ेगा और गिरावट आए? बड़ा सवाल यही कि किन लेवल्स पर खरीदारी हो। मुझे तो लगता है कि दिस कुड बी वन ऑफ, और शायद थिंग्स शुड नॉर्मलाइज पॉसिबली इन द नेक्स्ट 1 or 2 quarters, क्योंकि जो आई थिंक द मेजर इशू इज द हेजिंग पॉलिसी। पर मुझे लगता है कि सिंस दिस इज अ इंटरनल पॉलिसी, इट कैन गेट रिव्यूड, यू कैन एटलीस्ट हैव दैट होप। पर मेन जो इशू हो सकता है विच इज द एक्सटर्नल इशू, दैट इज द बॉर्डर टैक्स इन यूएस। ट्रम्प का जो बॉर्डर टैक्स है, दैट कुड बी वन इशू। But on the positive side, closer home, in case we have this scrapping policy quite soon, I think that could be positive. और मुझे लगता है कि when so many brokerage houses have become negative, I think it could be a good contra bet, जो हम लोगों ने भारती में भी देखा था। क्या जबरदस्त कॉल था वो। 300 के आसपास काफी लोग नेगेटिव थे। आज विद इन आई थिंक अबाउट अ मंथ द स्टॉक इज अबाउट 20-25% अप। तो मुझे लगता है कि इन केस वी सी टाटा मोटर्स क्लोजर टू अबाउट 440-450, क्योंकि कल मुझे लग रहा था कि 475-480 में इट कुड बी अ गुड बाय, पर जिस हिसाब से गिरा है एंड द डाउनवर्ड प्रेशर इज देयर, तो मुझे लगता है कि वन कैन स्टिल वेट फॉर अबाउट लेवल्स ऑफ 450, उस लेवल पे ले सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो 450 के आसपास। देखिए प्रकाश दीवान जी भी यही कह रहे थे, 425, 450 मिलता है, खरीदना चाहिए। अमरीश जी भी कह रहे हैं खरीदना चाहिए, लेकिन चार्ट देखकर बागले साहब को भी यही लेवल समझ में आ रहा है। बागले साहब के बारे में आपको बता दूं, वो टाटा मोटर्स पर सबसे पहले बुलिश हुए थे और सही स्तरों पर उन्होंने ये भी कहा कि आपको निकल जाना चाहिए। तो इस चार्ट को तो वो क्लोजली फॉलो कर ही रहे हैं। सर बताइए कहां अब री एंट्री की जाए? आई थिंक मैं अमरीश जी से और प्रकाश जी से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि दिसंबर फर्स्ट वीक में जो बॉटम बना था 428 का वो था, तो 440-430 के आसपास अगर मिल जाता है, वहां पे डेफिनेटली सपोर्ट आना है और वहां से अच्छा खासा बाउंस बैक होगा। और शॉर्ट टर्म में ये कह दूं कि जब तक ये स्टॉक 500 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, इसमें एज अ ट्रेडर तो तेजी नहीं करनी चाहिए। तेजी करनी है, वेट करे। आप इन्वेस्टर के तौर पे 440 में बाय करे, वो बात अलग है, ठीक बात है। लेकिन एज अ ट्रेडर आपको अगर शॉर्ट करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है अगले कुछ दिनों में, और बाउंस बैक आता है, तो जब तक 500 के ऊपर क्लोज नहीं होता है, ये स्टॉक वीक ही रहेगा। ओके, तो 428 से नीचे नहीं जाएगा। अगर उछाल में बिकवाली करनी है तो 550 के ऊपर एक बार उसको, 500 के ऊपर एक बार उसको निकलने दें। चलिए, वायदा बाजार के एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसएमसी ग्लोबल के डेरिवेटिव हेड नितिन मुरारका दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, गुड मॉर्निंग। बताइए सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी आज किस तरह से ट्रेड करेंगे? बहुत थका दिया है, बहुत सीमित दायरे में अटका हुआ है
और आपके लिहाज से ये बताइए, ब्रेकआउट होने वाला है या ब्रेकडाउन? देखिए मन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करने कई डेटा कल हम लोगों ने एनालाइज किया और ज्यादातर डेटा ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव ब्रेकआउट होना चाहिए। क्यों पॉजिटिव ब्रेकआउट होना चाहिए, उसके पीछे कुछ डेटा पॉइंट ऐसे हैं कि लास्ट 7 दिन में जो मार्केट का कंसोलिडेशन है, इसमें अगर आप स्ट्रॉन्गर हैंड यानी एफआईज का डेटा देखेंगे तो करीब करीब उन्होंने 51,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं, यानी कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों मिला के करीब 30 लाख शेयर्स होते हैं और उनकी जो बाय फिगर है वो करीब आप देखेंगे तो 3650 करोड़ की बाय फिगर है लास्ट 7 दिनों में। अगर आप लास्ट 2 दिनों का फिगर देखते हैं तो कल मार्केट नीचे से रिकवर हुई और करीब 1350 करोड़ की बाय फिगर, परसों भी मार्केट नीचे से रिकवर हुई और करीब 750 करोड़ की बाय फिगर। तो जो स्ट्रॉन्गर हैंड ये इंडिकेट कर रहा है कि हर डिप पे उनकी तरफ से बाइंग आ रही है और लास्ट 7 दिनों के कंसोलिडेशन में अगर उन्होंने 3650 करोड़ की बाइंग हुई है, यानी कि इंडियन पब्लिक शॉर्ट साइड में है और स्ट्रॉन्गर हैंड बाय साइड में है, तो वो ये इंडिकेट करता है फर्स्ट डेटा कि ऊपर की साइड ही ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर आप दूसरा डेटा में आते हैं तो निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट है, मार्केट बिल्कुल साइडवेज होने के बाद भी 2 दिनों में काफी ओपन इंटरेस्ट का एडिशन है। कल अगर आप देखेंगे तो करंट मंथ में 10 लाख और नेक्स्ट मंथ में 1.25 लाख, यानी कि टोटल 11.5 लाख शेयर का कल ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ और परसों ये ओपन इंटरेस्ट करीब 7 लाख शेयर का ऐड हुआ, यानी 2 दिनों में 18 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट एडिशन होना और मार्केट बिल्कुल साइडवेज होना और एफआईज की बाइंग होना, ये इंडिकेट कर रहा है कि साइडवेज मार्केट में बाय पोजीशन क्रिएट की जा रही है। तीसरा टेस्ट हमने किया ऑप्शंस में, वहां पे हमने ये देखा कि जो कॉल राइटर्स होते हैं और पुट राइटर्स होते हैं वो क्लोजिंग में 3 बजे के बाद कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन हर दिन कम कर दे रहा है, यानी वो कैरी नहीं करना चाह रहा है और पुट राइटर कंफर्टेबली पुट्स की पोजीशन राइटिंग की कैरी कर रहे हैं, वो भी इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर का ब्रेकआउट होना चाहिए। और चौथा, यहाँ पे आईटी स्ट्रांग है और बैंक निफ्टी में जो हेवी वेट्स हैं प्राइवेट बैंक्स, उसमें कल बाइंग देखी गई और ऑयल एंड गैस में भी हम लोग बाइंग देख रहे हैं। तो अगर इन तीनों का वेटेज हम निकालें, बैंकिंग, आईटी और ऑयल एंड गैस, तो कुल मिला के 60% वेटेज निफ्टी का आता है। तो मुझे लगता है कि ये बाय में होने के कारण आराम से निफ्टी ऊपर मूव कर सकती है। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 89-50 का आपको टारगेट मिलना चाहिए और सपोर्ट जोन आपको 8740, 8750 पे काफी स्ट्रांग बाइंग जोन है, वो एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, वो स्टॉप लॉस होगा। और एक्सपायरी जो नेक्स्ट वीक है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि अपर बैंड पे होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली 89-8950 की तरफ। ओके, तो उम्मीद यही है कि एक्सपायरी ऊपरी तरफ रहेगी, 850, 8900 की तरफ रुझान रहेगा और लार्जली फोकस तेजी पर ही है। नितिन का किरण यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। किरण, निफ्टी पर राय हमने समझ ली है, स्टॉक्स की बात करते हैं। बताइए आपने क्या आइडेंटिफाई किया है, कहां पर आपको मौके दिख रहे हैं आज ट्रेड के? देखिए, पहला स्टॉक रहेगा गेल, जहां पे आपकी नजर होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न है उसके और अच्छे कंसोलिडेशन के बाद अच्छे वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। स्टॉक में पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी दिखता है और अगर डेरिवेटिव डेटा दिखते हैं तो उधर ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी कल देखने को मिल रहे थे। तो मेरा मानना है कि गेल 488 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदी किया जाए और टारगेट के लिए 509 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा भारतीय एयरटेल, जहां पे मैं 264 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करने की सलाह दूंगा। इधर भी बहुत अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, 380 के टारगेट्स आज देखने को मिल जाने चाहिए। तीसरा स्टॉक रहेगा आरबीएल बैंक। इधर एक बैंकिंग क्षेत्र में कई स्टॉक्स है जो अच्छा प्रदर्शन करे, इसमें से ये एक है। 397 के स्टॉप लॉस के साथ ये भी बाय करना चाहिए, टारगेट 415 का आपको देखने को मिल जानी चाहिए। चलिए, तो किरण जी हैं संदीप बागले जी के बेस्ट फ्रेंड, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए गेल जो है वो बागले साहब की लिस्ट में भी अभी आने वाला है। भारती तो उन्होंने आपको बताया ही है, तो बागले साहब गेल के आपके टारगेट्स बताइए। और गोदरेज इंडस्ट्रीज भी पसंद है। अच्छा, गोदरेज, गेल, मैं ये देख रहा हूं ये सारे जो स्टॉक्स हैं ये लगातार 52 वीक्स हाइज बना रहे हैं। आपकी बात सही है, फ्रेश ब्रेकआउट्स दे रहे हैं। गेल 488 का स्टॉप लॉस है, 511 का टारगेट है और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, गोदरेज इंडस्ट्रीज में 1572 का स्टॉप लॉस है, 1665 के टारगेट है। 5 से 7% के 2 से 3 दिन में बढ़ने की उम्मीद है। ऑल राइट, तो नजर रखिए इन तमाम शेयरों पर। गोदरेज कंज्यूमर्स यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, गेल में और भारती एयरटेल में। और भारती और गेल किरण को भी पसंद है, तो ये हो गए कॉमन स्टॉक्स, यानी ये सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे।
अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर पसंद है अमरीश बलिगा जी को। इस सेक्टर में कौन सा स्टॉक उनको अच्छा लगता है? नितिन मुरारका जी ने तो कह दिया कि 8,900, 8,950 इस एक्सपायरी तक देखने को मिलेगा, लेकिन कौन से वो स्टॉक्स हैं ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, इस सब पर बात होगी ब्रेक के बाद। मार्केट काउंटडाउन में आप सभी का स्वागत है। संदीप वागले जी, नितिन मुरारका जी, अमरीश बलिगा साहब और किरण यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीएनबीसी आवाज पर है दमदार एक्सपर्ट्स का पैनल और अब वक्त है नितिन मुरारका जी के टॉप पिक्स जानने का। बताइए सर, एफएनओ में कहां है कमाई के मौके? देखिए मन, यहाँ पे एक तो कॉमन स्टॉक गेल है जो वागले साहब ने भी दिया है। डेटा इसका भी पॉजिटिव है, चार्ट स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, तो कुल मिला के सारा डेटा पॉइंट पॉजिटिव है। और एज अ सेक्टर ऑयल एंड गैस में आप देखेंगे तो रिलायंस, ओएनजीसी, गेल तीनों में कल काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है और करेक्शन के बाद बाइंग है। तो मुझे लग रहा है ये सेक्टर एज अ होल परफॉर्मेंस करना चाहिए। अगर आप ओएनजीसी और रिलायंस में भी बाय पोजीशन बनाना चाहते हैं, दोनों के चार्ट्स पॉजिटिव हैं। बट अगर तीनों में देखें तो गेल का टारगेट हमें लग रहा है कि ये करीब 530 रुपए तक आपको टारगेट मिल सकते हैं। 486 का स्टॉप लॉस होगा। और इसके अलावा बैंकिंग में से प्राइवेट बैंक्स में कुछ लग रहा है कि पॉजिटिव मोमेंटम बनना चाहिए। बैंक निफ्टी अपने स्ट्रांग सपोर्ट के आसपास है और यहां से बैंक निफ्टी का टारगेट 20,600 बनता है। उसको देखते हुए यस बैंक में हमें लग रहा है कि एक अपसाइड पोटेंशियल आपको 1,525 रुपए का टारगेट मिल सकता है और 1,430 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो इनफैक्ट गेल एक हॉट फेवरेट है आज का। तो देखेंगे कितनी तगड़ी शुरुआत होती है। कल भी आपको याद होगा, अगर बाजार को सहारा दिया है तो गेल जैसे शेयरों ने दिया है और 3 जानकार कह रहे हैं कि खरीदारी का मौका है, उस पर आपने एक्ट जरूर करना है। अमरीश बलिगा के रेडार पर काफी समय से एक क्षेत्र है अफोर्डेबल हाउसिंग का। ऑफकोर्स बजट में जिस तरह का मूव आया है वो भी इसी सेक्टर को और तवज्जो दे रहा है। अमरीश, किस तरह की कंपनियां, कैसे स्टॉक्स आप चुनेंगे इस स्पेस में? इनफैक्ट दिस स्पेस, इनफैक्ट इन द बजट वाज मेंट फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग, जितना मुझे लग रहा है, क्योंकि क्लियरली देयर वाज रिलीफ इन सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स रिलीफ मिला, दे बीन गिवन द इंफ्रा स्टेटस। तो मुझे लगता है कि स्टॉक्स लाइक गोदरेज, पूर्वंकरा, शोभा इन बैंगलोर, Mahindra Life Spaces again in Bombay, I think these are the stocks which will benefit because of this change in policy of that 60 square meters being made into carpet area, because of which मुझे लगता है कि a number of 2-bedroom apartments जो about 900 to 1,000 square feet built up में जो आते थे, that will come under affordable housing. And again, if you see Godrej, Shobha, Purvanka, Mahindra Life Spaces, they have a lot of projects in this area. तो मुझे लगता है कि आई थिंक ऑन अ स्मॉल करेक्शन, बिकॉज दी स्टॉक्स हैव ऑलरेडी मूव्ड अप क्लोज टू अबाउट 15-20% बजट के बाद, तो एक करेक्शन आता है तो आई थिंक पीपल शुड लुक एट बाइंग। बिल्कुल, चलिए तो गिरावट में यहां पर खरीदारी करनी चाहिए। स्पेस बहुत अट्रैक्टिव हो चुका है, जिस तरह से परिभाषा बदली गई बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग की, देखिए ये सेक्टर बहुत ही अट्रैक्टिव है। अब बात करते हैं कल बाजार बंद होने के बाद आए कुछ दमदार नतीजों के। वोल्टास अच्छे नंबर्स पेश किए हैं। किरण, चार्ट देखकर बताइए कैसा लग रहा है? मार्जिन्स में भी उछाल है और एसी कारोबार देखिए जरूर डिमोनेटाइजेशन के चलते इम्पैक्ट पड़ा था, लेकिन अब आगे का आउटलुक तो बहुत बेहतरीन है। गर्मियों का सीजन आने वाला है, होली के बाद शुरू हो जाती है नॉर्थ में गर्मियां। बताइए वोल्टास कैसा लगता है आपको? वोल्टास नवंबर से कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम कर रहा है। मुझे लगता है कि जो पिछला जो टॉप था करीबन 360 का, टू बी वेरी प्रिसाइज, इसका टॉप करीबन 356 का था, तो 356 का टॉप छूता हुआ नजर आएगा और मुझे लगता है कि वो क्रॉस भी करेगा जिस तरीके के मोमेंटम और चार्ट इंडिकेटर्स है। ट्रेंड लाइन वैल्यू जो अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है नवंबर से, उसकी ट्रेंड लाइन वैल्यू करीबन 325-328 की आती है, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो डिलीवरी बेस्ड बाइंग होनी चाहिए इस स्टॉक में 323 के स्टॉप लॉस के साथ, और आपके टारगेट्स करीबन अगर 3 महीने 3.5 महीने के व्यू लेते हैं तो करीबन 398 से 405 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो ये वोल्टास तगड़ा क्वार्टर रहा है, 42% का मुनाफा बढ़ता हुआ, उसका पूरा फायदा। एक और कंपनी जहां पर नंबर्स काफी अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पर नितिन, वो है जैन इरिगेशन, और इसको लेकर काफी ज्यादा उत्सुकता है बाजार में, क्योंकि लोगों ने बजट से पहले खरीदा और उसके बाद ठंडा पड़ा। आज एक्शन आएगा क्योंकि मुनाफा 6 करोड़ प्लस का हमने देखा है। मार्जिन में काफी इंप्रूवमेंट, लगभग 13% पर मार्जिन आए हैं। क्या सलाह होगी इस पर आपकी? देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। इनफैक्ट आप देखेंगे तो डेटा वाइज भी कुछ कंसोलिडेशन है और उसका ब्रेकडाउन है।
स्टॉक 9450 पे क्लोज हुआ है, वॉल्यूम्स में भी बहुत ज्यादा कुछ बाइंग नहीं है, तो चार्ट और डेटा बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रुकना चाहिए। यहाँ पे रेसिस्टेंस भी 96, 97 पे काफी स्टॉक का आ रहा है, 98 पे भी काफी ज्यादा पोजीशन शॉर्ट साइड की बनी है। तो मुझे लग रहा है एक बार थोड़ा डेटा वाइज ये थोड़ा वीक है, हो सकता है 90 की तरफ मूव करे। रिजल्ट हमें देख के काम करना चाहिए। वैसे ऊपर रेसिस्टेंस आपको इमीडिएट आप देखेंगे तो सपोर्ट करीब 92 का आता है, रेसिस्टेंस 98 के आसपास आता है। ओके, चलिए तो ये रहा है जैन इरिगेशन पर, लेकिन मॉयल सीएनबीसी आवाज का जैकपॉट स्टॉक रहा था। पिछले साल भी देखिए अच्छे रिटर्न्स दिए थे और इस साल के लिए भी ये स्टॉक बेहतरीन प्रदर्शन दिखाएगा, ये समझ में आ रहा है। और हमारे रडार पर ये शेयर तब भी रहा था जब अमरीश 5 महीनों से लगातार ये कंपनी जो मैग्नीज की कीमतें हैं वो बढ़ा रही थी। हर महीने देखिए खबर आती थी कि मैग्नीज की कीमतें बढ़ गई हैं, तब समझ में आ रहा था कि नंबर्स अच्छे आएंगे। जबरदस्त नंबर्स पेश किए हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टोरी कैसी लगती है? लॉन्ग टर्म के लिए तो स्टोरी अच्छी है। मैंने से लॉन्ग टर्म एज फार एज दिस इज कंसर्न, क्योंकि साइक्लिकल बिजनेस है, मैं बोलूंगा करीब द नेक्स्ट 12 मंथ्स टू 18 मंथ्स के हिसाब से काफी अच्छा लग रहा है। बट देन वी शुड रिमेंबर दैट दिस स्टॉक हैज नियरली डबल्ड। ठीक बात। तो मुझे लगता है कि जब भी मार्केट वीक रहेगा, थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, दैट इज द टाइम टू बाय इट। ओके, गिरावट पर खरीदने वाला शेयर ये साफ है, लेकिन स्ट्रॉन्ग क्वार्टर उसका पूरा फायदा। एक और कंपनी जिसकी तिमाही नतीजे काफी बढ़िया लग रहे हैं, JSPL, क्योंकि आप देखिए ये इसका लॉस जो है कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। 800 करोड़ से ज्यादा का लॉस था, इस बार हमने देखा है ये आधा हुआ है। मार्जिन्स में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। वागले साहब क्या रेडार पर है आपके? हर्षदा, व्यू तो पॉजिटिव है। 2 हफ्ते पहले इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला था लगभग 84-85 लेवल्स पे, और जब तक वो लेवल्स एज अ ट्रेडर मैं पॉजिटिव रहूंगा जब तक 84 के ऊपर रहता है। ऑन द अपसाइड 105-106 तक अगले कुछ हफ्तों में जा सकता है। ओके, चलिए तो JSPL इस बार मेटल कंपनी ने जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया है, इसके नंबर्स भी अच्छे आए। इस शेयर पर रखिएगा नजर, और रखिएगा नजर स्पाइस जेट पर भी। जी हाँ, 7 क्वार्टर्स के बाद मुनाफा घटा है। स्पाइस जेट में क्या कमजोरी देखने को मिलेगी, और बात करेंगे सन फार्मा की भी। सन फार्मा के नतीजे थोड़े ठंडे आए, टेरो के नंबर्स में भी कुछ उत्साह था नहीं। इन दोनों शेयरों पर बात होगी ब्रेक के उस पार। हमारे सभी एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं, आप भी जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। ढेर सारे स्टॉक्स है जिस पर आज बाजार रिएक्शन दिखाएगा, नंबर्स पर फोकस रहेगा, क्योंकि मिड कैप कंपनियों की लंबी लिस्ट आई है कल बाजार बंद होने के बाद। और स्पाइस जेट एक ऐसी कंपनी है जो रेडार पर रहेगी, क्योंकि जैसे हम ब्रेक के पहले भी बता रहे थे कि 7 क्वार्टर्स की लगातार प्रॉफिट के बाद इस बारी प्रेशर में कंपनी आती दिखाई दी है, और इसका झटका जरूर रहेगा। आप देखेंगे मुनाफा जो है घटा है, ये 181 करोड़ पर आया, जहां पर बीती बार ये 240 करोड़ पर था। मार्जिन 28% के आसपास रहे हैं। इनकम फ्लैटिश है। ट्रेड के लिहाज से पहले ये बताइए, क्योंकि थोड़ी सी हवा निकली है एविएशन कंपनियों की ऑफ लेट। किरण, क्या किया जाए? स्पाइस में मुझे लगता है कि स्पाइस जेट में थोड़ी बिकवाली करके ही चलनी चाहिए। बहुत बड़े रेजिस्टेंस में का सामना करना पड़ रहा है इस स्टॉक को, और अगर हम चार्ट देखते हैं तो रेजिस्टेंस करीबन 68-70 का बहुत बड़ा है। उसी के साथ अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं, जो कि करीबन जनवरी 2016 से है, 1 साल का चार्ट है, अगर हम ऊपर से सारे टॉप्स को ज्वाइन करते हैं तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है। हालांकि निचले स्तरों पे अच्छा सपोर्ट भी है, तो मुझे लगता है कि इधर से रेजिस्टेंस नजदीक है तो मैं सेल करने की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस करीबन 68 का रहेगा, और टारगेट्स मोमेंटम टारगेट्स रहेंगे जो कि करीबन 56 तक ये स्टॉक नीचे आ सकता है। तो 56 के करीब आता है तभी इसमें एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा सपोर्ट है। बिल्कुल। चलिए, तो जब ETF की दाम घट रहे थे तब इन कंपनियों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। अब कच्चा तेल बढ़ रहा है, ETF के दाम बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर प्रेशर आता हुआ 86 का लेवल जहन में होना चाहिए। सन फार्मा के नतीजे भी ठंडे आए। अच्छा, मैनेजमेंट की कमेंट्री, अमरीश आपने इसको किस तरह से रीड किया? अभी भी हलोल जो प्लांट है जहां पर दिक्कतें हैं उसके सॉल्यूशन में थोड़ा समय लगेगा, ये मैनेजमेंट खुद कह रहा है। और ये शेयर भी देखिए 1200 रुपए के लेवल से क्या टूटा है, पैसा बहुत लोगों ने तोड़ा इसमें। अब क्या करना चाहिए? इश्यूज तो है, और मुझे लगता है कि दिस प्रेशर विल बी देयर एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स फोर्सेबल। और मुझे लगता है कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट, दिस इज अ स्टॉक फॉर इन्वेस्टर्स, क्योंकि काफी टूट चुका है। एंड आई थिंक एट दीज लेवल्स वन शुड एक्यूमुलेट एंड जस्ट होल्ड ऑन पॉसिबली फॉर द नेक्स्ट 12 to 18 months. आई थिंक वी शुड गेट लेवल्स ऑफ अबाउट 875-900। अच्छा, क्या सपोर्ट लेवल दिखते हैं आपको चार्ट्स पर, ये भी बताइए।
पहले तो मैं ये कह दूं हेमंत कि ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं रहा। ठीक बात है। हाँ, अमरीश जी जो कह रहे हैं बिल्कुल मैं उनसे सहमत हूँ। ये कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों की बात नहीं करनी चाहिए, इसमें कुछ क्वार्टर्स की बात करनी चाहिए। और 600, 500, 580 ये एकदम स्ट्रांग सपोर्ट है, जिधर ऑलरेडी एक बॉटम बन चुका है। तो मुझे लगता है उसके नीचे तो नहीं जाना है, लेकिन बिकॉज इट इज नॉट गोइंग डाउन, लेने का एज अ ट्रेडर गलती करनी नहीं चाहिए। आपको अगर आपके पास उतना टाइम है 12 महीने 18 महीने, तो उसके आसपास या SIP जैसे बोलते करना चाहिए। और ऑन द अप साइड जैसे ये 700 तोड़ेगा, फिर इसके टारगेट्स होंगे लगभग 850, 860, जो कि वो टाइम में आ सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये राय निकल कर आई सन फार्मा के ऊपर। तो ट्रेडर्स अपनी स्क्रीन से हटा दें, इन्वेस्टर्स वाला शेयर हो चुका है। ये DLF पे अभी बात होना बाकी है, और वो बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्री ओपनिंग सेशन पर होगी हमारी नजर होगी स्टॉक 2020 में आज क्या टीम निकल कर आई, कौन से स्टॉक्स इंट्राडे में आपको मुनाफा कमा कर दे सकते हैं, और SGX निफ्टी पर रखी नजर। अच्छी तेजी के साथ भारतीय बाजार आज खुलेंगे, ये संकेत देखने को मिल रहा है। रुपए की ओपनिंग पर भी हमारी नजर होगी। पहला सौदा लेकर आएंगे ब्रेक के उस पार। आप बने रहिए देश के नंबर 1 चैनल आपके अपने CNBC आवाज के साथ।